हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जॉर्ज विंस्लो फ्रेडरिक हीगल की बात बताऊंगा के बारे में बताऊंगा। जब हम GWF हीगल की बात करते हैं तो हीगल एक आदर्शवादी विचारक माने गए हैं जिन्होंने इस विचारधारा को इमैनुअल कांट के द्वारा अपनाया है और इमैनुअल कांट को ही आदर्शवाद विचारधारा के पिता के रूप में स्वीकारा जाता है। अब मैं दोस्तों हीगल के जीवन परिचय की बात बताऊंगा आपको। तो इनका जन्म 1770 में दक्षिण जर्मनी के स्टटगार्ड के एक मध्य वर्ग परिवार में हुआ और इन्होंने अपनी जो शिक्षा है उसे ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय से पूरी की। फिर यह कुछ समय तक निजी अध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया और इन्होंने फिर जीना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का काम शुरू किया, जहां पर इन्होंने 7 वर्ष तक काम किया। उस दौरान इन्होंने अपनी सर्वप्रथम व सर्वप्रमुख रचना फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक रचना की, जिसमें इन्होंने सार्वभौमिक सत्य की खोज की बात की है, दार्शनिक विचारों का वर्णन किया है और इस प्रकार फिर जब 1806 में नेपोलियन ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया, तब इन्हें जीना विश्वविद्यालय छोड़कर जाना पड़ा था और यह 1816 में न्यूरम्बर्ग विश्वविद्यालय में चले गए थे। वहां पर प्राध्यापक का काम किया और वहीं पर इन्होंने उसी समय 1816 में ही अपनी दूसरी प्रमुख रचना साइंस ऑफ लॉजिक की रचना की थी, जिसमें इन्होंने द्वंद्ववाद पद्धति का वर्णन किया था। इसके बाद ये फिर कुछ महीनों बाद यह हिडलबर्ग में प्राध्यापक का काम करने चले गए थे, जहां पर इन्होंने अपनी तीसरी प्रमुख रचना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस की रचना की है, जिसमें इन्होंने समानता, स्वतंत्रता व अन्य प्रमुख अधिकारों की बात की है। तो इस पर कुछ समय बाद या यूँ कहूँ कि कुछ वर्षों बाद 1831 में इनकी बर्लिन विश्वविद्यालय में देहांत हो गया और जो इनकी जो आगे की जो आदर्शवादी विचारधारा थी उसको बिस्मार्क ने आगे बढ़ाया। अब दोस्तों मैं उस समय के परिदृश्य की बात करूं, राजनीतिक परिदृश्य की बात करता हूं, तो उस समय का जो राज्य था, जो समाज था, वहां पर 18वीं शताब्दी की जब हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के दौर में औद्योगिक क्रांति आरंभ हो गया था, जिसमें कि मजदूरों का हद से ज़्यादा शोषण हो रहा था और उस दौरान वहाँ पर मतलब कि मजदूरों का हद से ज़्यादा शोषण हो रहा था। लेकिन जो हीगल की बात करूँ तो हीगल एक उदारवादी विचारक के बजाय आदर्शवादी विचारक थे, जिन्होंने इस पर किसी भी प्रकार का कुछ भेद नहीं, मतलब कुछ नहीं किया। और अब मैं इनकी प्रमुख रचना की बात करता हूं। तो जब मैं इसकी प्रमुख रचना की बात करता हूं तो इनकी प्रमुख रचना थी 1806 और 7 में लिखी गई थी, जिसमें कि इन्होंने फिनोमिनोलॉजी नामक रचना की थी। इसमें इन्होंने सार्वभौमिक सत्य व सभी दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। और इसके साथ जब इनकी हम दूसरी प्रमुख रचना की बात करें तो वह है 1816 में, जो कि है साइंस ऑफ लॉजिक, जिसमें इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने राज्य की उत्पत्ति को 3 चरण में बताया है: वाद, प्रतिवाद और संवाद, जो कि मैं आगे आपको राज्य की उत्पत्ति में बताऊंगा। तो अब इनकी तीसरी प्रमुख रचना है जो कि 1817 में इन्होंने किया था, वह है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, जिसमें इन्होंने समानता, स्वतंत्रता व अन्य कई सिद्धांतों का वर्णन किया था। इस प्रकार इनकी अन्य 2 रचनाएं हैं, जो कि है लॉजिक ऑफ हिस्ट्री और लॉजिक ऑफ राइट्स। ये इनकी अन्य 2 रचनाएं हैं। इसके साथ ही इनकी जो रचनाएं थी वह पूर्ण हुई। अब मैं इनकी जो राज्य की उत्पत्ति है, राज्य की प्रकृति है, वह अन्य सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। जब मैं हीगल के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करूं तो दोस्तों इन्होंने अब तक के जितने भी दार्शनिकों के द्वारा हमने देखे हैं कि कई दार्शनिकों ने राज्य की उत्पत्ति में मतलब कि व्यक्तियों के स्वभाव को माना है या व्यक्तियों की इच्छा को माना है या इसमें दैवीय सिद्धांत को माना है
या सामाजिक समझौते को माना है, और अन्य प्रकार के सिद्धांत जितने भी थे उन सब का इन्होंने खंडन करते हुए हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत 3 चरणों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति को सिद्ध किया है, जिसमें उन्होंने इसके 3 चरण बताए हैं। जो पहला है वाद, प्रतिवाद और संवाद। जब मैं वाद की बात करूं तो वाद का मतलब है परिवार। जब समाज मतलब कि जब 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों में संबंध कायम हुआ तो उन्होंने एक परिवार का निर्माण किया, उनसे आपसी प्रेम की भावना से मिलजुल कर काम किया और उन्होंने एक परिवार का निर्माण किया। और जब इसी प्रकार जब एक परिवार से कई परिवार बने तो उनमें क्या हुआ, प्रतिवाद हुआ, अर्थात समाज का निर्माण हुआ। और जब कई परिवारों ने मिलकर एक राज्य का निर्माण किया तो वह है संवाद, क्योंकि वहाँ पर मतलब कि एक परिवार ने कई परिवारों को मिलाकर समाज बनाया, ग्राम बनाया, और कई परिवारों ने कई समाजों ने मिलकर मतलब यानी कि कई ग्राम ने मिलकर एक राज्य का निर्माण किया, जो कि हमारे सामने संवाद के रूप में आया है। तो इसलिए इन्होंने राज्य की उत्पत्ति में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी कि वाद का मतलब है परिवार और प्रतिवाद का मतलब है ग्राम या समाज, और जो संवाद है वह हमारे पास पूर्ण रूप से राज्य का रूप है। तो ये थी इनकी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत के ऊपर आधारित था। अब हम बात करते हैं इनकी राज्य की प्रकृति का सिद्धांत। जब हम राज्य की प्रकृति की सिद्धांत की बात करते हैं तो इन्होंने राज्य की प्रकृति में इन्होंने प्लेटो अरस्तु के तरह आंगिक सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने राज्य को इसमें शरीर के तरह माना है और जो लोग हैं वह इसके अंग होंगे। तो जिस प्रकार हमने देखा था कि आंगिक सिद्धांत में क्या होता है कि जब हम राज्य के हित में कार्य करते हैं तो उससे सभी व्यक्तियों का लाभ होता है। तो यही थी इनकी राज्य की प्रकृति, जिसमें इन्होंने आंगिक सिद्धांत का वर्णन किया है। इस प्रकार अब हम इनके शक्ति के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने शक्ति में ये कहा है कि राज्य के पास शक्ति होगी और राज्य ही सर्वशक्तिमान होगा, जिसके अंदर जो राजा है वही शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगा और वह शक्तिशाली होगा। अब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो संप्रभुता में इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो राज्य है वह स्वयं संप्रभु होगा और उसमें जो सारा कार्यभार है वह राजा द्वारा नियंत्रित होगा। इस प्रकार हम अब इनके बात करते हैं कानून की। कानून में इन्होंने ये कहा है कि जब तक हम राज्य के आज्ञा का पालन करेंगे तब तक न्याय होगा। इन्होंने कानून के द्वारा ही न्याय को बताया है, क्योंकि जो राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, अब हम उन कानूनों का पालन करते हुए कार्य करेंगे तो हम न्याय को स्थापित करेंगे। इस प्रकार इनकी जो न्याय है, न्याय में भी इन्होंने कहा है साफ साफ कि जब तक हम राज्य के कार्य का सही तरह से पालन करेंगे तो वही न्याय होगा। अब इनकी मैं बात करूँ तो इन्होंने समानता व नागरिकता पर कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। उसके बाद जब मैं इनके स्वतंत्रता की बात करूँ तो इन्होंने स्वतंत्रता में कहा है कि जो व्यक्ति है वह उस पर कुछ बंधन होना चाहिए, अर्थात इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रतिबंध होंगे, जिसमें वह आपको पता ही है सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता को मैं बता दूं। पहले नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, अर्थात वह समाज में किसी भी प्रकार के कर्म को कर सकता है, वह है नकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन जब मैं सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करूं तो सकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया है कि व्यक्ति के प्रवृत्ति के ऊपर कुछ अंकुश हो या उसके जो है कुछ अधिकार राज्य के पास हो, तो वही है सकारात्मक स्वतंत्रता। और हीगल ने भी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इस प्रकार जब हम इनके संपत्ति के सिद्धांत की बात करें तो संपत्ति में भी इन्होंने हमारे अन्य दार्शनिकों के तरह कहा है कि जो संपत्ति है वह मानव के संपूर्ण विकास में
बहुत ही लाभकारी है, वह सिद्ध साबित हुआ है, जिसमें कि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास करता है या कल्याण करता है। इसी के साथ हमने हीगल के संपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन कर लिया है। अब जब दोस्तों मैं बात करूं हीगल की जो प्रमुख सिद्धांत था, तो वह इनका प्रमुख सिद्धांत था, वो था द्वंद्ववाद का सिद्धांत। द्वंद्ववाद के सिद्धांत में दोस्तों इनमें इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने द्वंद्ववाद के सिद्धांत में 3 चरण की बात की है। 3 चरण में इन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात की है। इन्होंने बाद में ये कहा है कि हम मतलब पहले 1 चरण से लेके, यानी कि 1 से लेके 2, 3, 4, मतलब कि हम पहले कदम से लेके या पहली सीढ़ी से लेके दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति में ये कहा है कि हम जब वाद करते हैं, अर्थात संबंध को कायम करते हैं, तब परिवार का निर्माण करते हैं। और जब कई परिवार मिलकर एक समाज या एक ग्राम का निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रतिवाद होता है। मतलब वो कई परिवारों के बीच में प्रतिवाद हुआ, फिर जाके समाज का निर्माण हुआ। और जब कई समाज या कई ग्राम मिलकर आपस में संवाद करते हैं, तब जाके हमारे पास राज्य नामक संस्था आती है, जो कि संवाद का नतीजा है। और द्वंद्वात्मक में इन्होंने इसी प्रकार से राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। और यही थी दोस्तों इनकी प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत, जिनका हमने वर्णन कर लिया है।